दोस्तों, जब शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन दोनों ही अपने भावी जीवन को लेकर कई सपने बुनते हैं। कई सारे ख्वाब होते हैं जिनको एक साथ पूरे करने की वो इच्छा रखते हैं। साथ ही साथ जिम्मेदारियों को लेकर भी मन में एक अजीब सी उलझन रहती है। थोड़ा दर्द, थोड़ी खुशी, थोड़ा डर, ढेर सारी उम्मीदों के साथ एक दुल्हन अपने ससुराल चली आती है। वहीं दूल्हा भी यही सोचता है कि अब उस पर लगाम लग जाएगी, अब उसको कई जिम्मेदारियां निभानी होगी। एक इंसान उससे पूरी तरह जुड़ जाएगा जो उस पर निर्भर भी होगा। तो इसी तरह की उधेड़ बूंद चलती रहती है। सगाई और शादी के बीच का समय कोर्टशिप कहा जाता है, जो कि बड़ा रूमानी एहसास वाला बड़ा खूबसूरत समय होता है। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि दुल्हन ही ऐसी प्लानिंग कर डाले इस समय में कि दूल्हे पर हमला हो जाए, उसके हाथ पांव तुड़वा डाले। एक तो आज के समय में पहले ही लड़के और लड़कियां शादी को लेकर इतने आशंकित रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन कैसा निकल जाए। ऐसे में शादी जैसा पवित्र बंधन खुद ही सवालों के घेरे में है। शादी में अभी 2 दिन का समय बाकी था। एक तरफ दूल्हा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि 2 दिन बाद उसकी बारात जाएगी। एक तरफ दुल्हन भी बेचैन थी क्योंकि वो शादी शायद करना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक ऐसा प्लान बनाया कि क्यों ना दूल्हे के पैर तोड़ दिए जाएं, टांगे तोड़ दी जाएं। यदि टांगे टूट जाएंगी तो फिर शादी की तारीख भी आगे बढ़ी जाएगी। कुछ ऐसा ही प्लान था। प्रेमी से वो ये बात कह देती है। प्रेमी ने अपने कुछ साथियों के साथ दूल्हे की टांगे तोड़ दी, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि हाथ भी तोड़ देते हैं, हो सकता है थोड़ा और लंबा खिंच जाए। लेकिन जब मारने पे आते हैं तो वो कुछ इस कदर मारना शुरू कर देते हैं कि उसके शरीर में दूल्हे के लगभग 12 से 15 फ्रैक्चर हो जाते हैं। दूल्हे को उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जिस दिन दूल्हे को बारात लेकर जानी थी, उसी दिन दुल्हन को वो डोली में बिठाकर अपने घर लाने वाला था। उस दिन उसकी मौत हो जाती है और उसी दिन उसके घर से अर्थी निकलती है। जब यह पूरा घटनाक्रम होता है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल होता है। पूरे घटनाक्रम की कहानी सोशल मीडिया, अखबार, टीवी न्यूज चैनल्स के माध्यम से लोगों को पता चलती है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इन महिलाओं को, इन औरतों को हो क्या रहा है। कभी मेरठ वाला कांड, कभी उरैया, तो कभी कहीं और। इस तरह की घटनाएं लगातार सुनने देखने को मिल रही है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ आज की कहानी भी है। ये घटना जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद में वल्लभगढ़ की है। एक लड़का जिसके 2 दिन के बाद बारात जाने वाली थी, वल्लभगढ़ से खरीदारी करके अपने घर वापस आ रहा था। और जैसे ही आईएमटी गोल चक्कर के पास वो पहुंचता है, क्योंकि वो बड़ी एक खुशनुमा माहौल में था, बड़ा ही उसको खूबसूरत एहसास हो रहा था, बड़े धीरे धीरे आराम से वो गाड़ी चला रहा था, मन ही मन काफी खुश था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आकर रुकती है और जैसे ही गाड़ी रुकती है, वो लड़का आराम से रोकता है। इंतजार कर रहा था कि गाड़ी हटाएंगे तो वो आराम से निकल जाएगा। लेकिन उन्होंने, सामने वालों ने गाड़ी हटाई नहीं और उस गाड़ी में से कई लोग निकलते हैं। किसी के हाथ में बेसबॉल था, किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में लाठी, तो किसी के हाथ में कुछ अन्य हथियार थे। अब ऐसे ही उतरते ही सबसे पहले उन्होंने उस अकेले लड़के को, गाड़ी में जो बैठा हुआ है, उसको रोकते हैं और रोकने के बाद कहते हैं कि चल बाहर निकल। अब बाहर वो निकलता नहीं है, घबरा जाता है, तो उसकी गाड़ी पर भी वो हमला करते हैं। अचानक वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद उसके साथ मारपीट जैसी घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया जाता है। देखते ही देखते उसकी दोनों टांगों को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है ताकि लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे। जबकि वो चीख चीख के कह रहा था कि भैया, मेरी गलती क्या है ये तो बता दो, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और मैं तो चुपचाप आराम से जा रहा था। वो कह रहे थे कि तुम्हें हम हॉस्पिटल पहुंचाना चाहते हैं, लंबे समय तक आराम करना। लेकिन यहां तक उनका मन नहीं भरता है। जो हमला करने वाले थे वो टांगे ही नहीं तोड़ते, बल्कि हाथ भी तोड़ देते हैं और हाथों के साथ साथ सर पर भी इतनी गंभीर चोट मारते हैं कि मार मार के उसको अधमरा कर डालते हैं। अधमरा करके आराम से जितना मन कर रहा था उन्होंने मारा, पीटा और उसके बाद वो चले जाते हैं। जाते जाते गाड़ी पर भी थोड़े बहुत हमला कर देते हैं। अब यहां से एक राहगीर गुजरता है, वो उन लोगों को भागते हुए देखता है। साथ ही गाड़ी देखी, गाड़ी के पास में एक लड़का है जो गंभीर हालत में वहां पड़ा था, कराह रहा था, रो रहा था, चीख रहा था। उस राहगीर ने कहा कि भैया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। उसे दया आ गई, मुझे बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम्हें कहीं ले जाऊं। उसने कहा कि आप एक काम करो, बस मेरे घर वालों को उन्हें इत्तला कर दो, मेरे घर पर फोन कर दो। ये उसके पास मोबाइल रहा। मोबाइल उस लड़के के पास था। जब घर वालों को फोन करते हैं, बताते हैं कि तुम्हारा बेटा गंभीर हालत में यहाँ पड़ा है, कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया है, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ मौके पर पहुंच जाइए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है।
अब परिवार वालों को जैसे ही ये सूचना मिलती है, परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि 2 दिन बाद शादी है। वो जिस हालत में थे, दौड़ते भागते आखिरकार अपने बेटे के पास पहुंच जाते हैं। बेटे को इस हालत में देखने के बाद सबसे पहले पास ही में एक हॉस्पिटल होता है, सर्वोदय, वहां लेकर जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, चाहे जितना चाहे पैसा खर्च हो जाए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। उसको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, बहुत कुछ इसके साथ हुआ है। अब यहाँ से हॉस्पिटल जाते जाते उससे पूछते हैं कि बेटा आखिर हुआ क्या, कैसे ये हालत हो गई। ना तो वो हाथ हिला पा रहा है, ना पैर हिला सकता है, ना वो गर्दन हिला पा रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत बोल रहा था, उसने अपने पिता को जो भी किस्सा कहानी सुनाई, जो भी उसके साथ हुआ था, उसने बताया कि पिताजी वो बता रहे थे मारने वाले कि तुम्हारी जो पत्नी है नेहा, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, उसी ने ही देखो फोटो भेजा है और हम तुम्हें पीटने के लिए, तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए आए हैं। शादी करने के लिए तुमसे मना किया था, फिर भी तुम उसके बाद शादी कर रहे हो। ये सब वो जानकारी देते हैं। असल में यहाँ पर जब हॉस्पिटल में इलाज शुरू होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, इसको आप हायर मेडिकल सेंटर ले जाइए। अब घर वालों ने परिवार वालों से कहा कि ठीक है, चलो इसको ठीक करना है, इसको बचाना तो है ही और आगे की जिंदगी भी अच्छे से जीनी है, जो भी हुआ उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हॉस्पिटल होता है, परिवार वाले वहां जाकर उसको एडमिट करवा देते हैं, इलाज शुरू होता है। अब जो पिता होते हैं इस लड़के के, जिसका नाम प्रेमचंद होता है और लड़के का नाम गौरव होता है, उम्र उसकी लगभग कुछ 24 साल के आसपास रही होगी। गांव उसका पास ही होता है, जो कि बीपीटी एरिया के बिल्कुल एक स्कूल होता है। उस स्कूल में वो पीटीआई यानी कि टीचर होता है, योगा वोगा कराते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं और बच्चों को शारीरिक जो शिक्षा होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं, पढ़ाते हैं। अब टीचर के साथ इतनी मारपीट किसने की है, क्यों की है? पिता ने जो भी कुछ कहानी अपने बेटे से समझी, उस कहानी को जाकर नजदीकी पुलिस स्टेशन जो होता है, वल्लभगढ़ का थाना सदर होता है, वहां जाकर वो बता देते हैं कि मेरे बेटे के साथ कुछ ज्यादा मारपीट की गई है। जबकि उनके बेटे की 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी। दरअसल गौरव की शादी अलीगढ़ की रहने वाली एक लड़की होती है नेहा, जो कि फिलहाल वल्लभगढ़ के तिरखा कॉलोनी में वो रह रही थी, उससे उसकी शादी तय होती है। जब शादी होती तय हो जाती है तो लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं। लड़की भी देखने में बहुत ही अच्छी और खूबसूरत होती है, लड़का भी देखने में कम हैंडसम नहीं था। दोनों की बात ठीक ठाक जब शुरू होती है तो उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन 28 मार्च 2025 को ये लड़का जब अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा था तो किसी ने इसका रास्ता रोका। रास्ता रोकने के बाद कहा कि वहां शादी मत करना, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। उस लड़के ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, अपने परिवार के हर सदस्य को बताया और परिवार के लोगों ने कहा कि हमें बीपीटीपी वहां जाकर थाने में जाना चाहिए। और जो उस थाना क्षेत्र का जाट चौक लगता है, वहां पर कुछ इस तरह से धमकी वगैरह दी गई थी। पुलिस वालों ने जैसे जांच पड़ताल करना शुरू किया, जो भी इसमें आरोपी पाए जाते हैं उनको बुलाया जाता है। लेकिन जो आरोपी होता है वो हाथ पैर जोड़कर कहता है कि साहब बस ऐसे जज्बात में आकर बोल दिया था, मेरा इस लड़की से कोई कई साल पहले अफेयर चल रहा था, मैं इससे शादी करना चाहता था, इसलिए ऐसा बोल दिया। अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब दोनों परिवार, लड़का और लड़की वालों के परिवार की बैठकर रजामंदी हो जाती है। जो बीच में आया था उसको भी रास्ते से हट जाता है, वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। शादी की तैयारी होने लगती है और एक तारीख तय की जाती है 15 अप्रैल 2025 की। इस तारीख को हम सगाई लेकर के आएंगे, लगन होगा, सगाई के बाद ये सब कुछ जो अपनाना है, लेना देना जो कुछ भी है वो सब कुछ करेंगे। और ये सब चल भी रहा था, सारे रीति रिवाज। इसी बीच में जो लड़के की माँ लड़की के पास जाती है, लड़की देखने में तो बेहद खूबसूरत थी ही, साथ ही खुश भी थी। लेकिन लड़की की माँ को एक डाउट था, कहीं ऐसा न हो जिसने धमकी दी है कहीं उसको नुकसान न पहुंचा दे। वो लड़की से जाकर कहती है कि अगर बेटा कोई बात है, मन में कुछ ऐसी बात है, कहीं कोई जबरदस्ती कोई दबाव बनाकर तुमसे शादी करने की बात कर रहा है तो मत करना। वो लड़की कहती कि नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको शायद कोई गलतफहमी हो गई है। अब माँ को तसल्ली हो जाती है, माँ भी खुश, अपने बेटे को वो पुचकारती है, कहती है कि तूने अच्छी दुल्हन ढूंढी है। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो 17 तारीख को होता है, 17 तारीख की दोपहर 1 बजे के आसपास उसके लड़के की हालत लगातार उस घटना के बाद से बिगड़ रही थी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, 17, 18, 19 तारीख को बारात जानी थी, लेकिन लड़के की हालत बिगड़ती चली जाती है। 19 अप्रैल 2025 की रात लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त था जब 19 और 20 अप्रैल की रात में उस लड़के ने दम तोड़ दिया। इस रात उसकी बारात आनी थी और बारात में वो दुल्हन को अपनी डोली में बिठाकर हमेशा के लिए अपने साथ लेकर के आने वाला था। कस्में, वादे
सब कुछ वो साथ निभाने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले वो मर जाता है। उसकी मौत की खबर जब परिवार वालों तक पहुंचती है तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। परिवार वालों ने जब शिकायत दर्ज कराई तो ये बात भी सामने आती है कि लड़की ने मामा के मोबाइल से फोटोग्राफ्स लेती है और फोटोग्राफ्स लेने के बाद वो अपने प्रेमी को भेजती है और प्रेमी को भेजने के बाद कहती है कि इसकी टांगे तोड़ देना, और टांगे टूट जाएंगी तो उसकी शादी की जो तारीख है वो कुछ आगे बढ़ जाएगी। ये भी आरोप लगता है कि लड़के को, जो उसका प्रेमी है, उसके प्रेमी को कोई जानता नहीं है। लड़की या तो लड़की जानती है या लड़के के परिवार वाले जो है वो जानते हैं। हमसे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन हमारे बेटे का नंबर भी उसके पास पहुंच जाता है, उसका स्कूल का एड्रेस पहुंच जाता है, और जो सगाई समारोह के फोटोग्राफ्स होते हैं वो भी होते हैं। इन्हें पहुंचाने वाला कौन होगा? प्रेमिका के अलावा और कोई दूसरा पहुंचा नहीं सकता। अभी एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन जो प्रेमिका यानी कि जो दुल्हन बनने वाली थी नेहा, वो प्राइम सस्पेक्ट जरूर हुए। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, और साथ ही जो सौरभ नागर है, जिससे इनमें मारपीट की है, जो प्रेमी है, जो कि उसी गांव का रहने वाला है, उसका एक साथी है सोनू, जो कि घिरौटा बागपत का रहने वाला है, लेकिन काफी समय से वो तिंगाव में ही रह रहा था। उन्होंने मिलकर हमला किया। अब बताया जाता है कि हमला करने वाले में 5 लोग शामिल होते हैं और 5 के ही खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांच पड़ताल में प्रेमिका का नाम भी सामने आता है। प्रेमिका भी इस मामले में उतनी ही दोषी होती है जितना कि प्रेमी था। प्रेमिका, जो कि गौरव की दुल्हन बनने वाली थी, यदि वो भी दोषी होती है तो उसके बाद फिर प्रेमिका की जिंदगी बद से बदतर होना तय है, क्योंकि जो सौरभ नागर है, जिसने हमला किया है, प्रेमी है, वो पहले से ही शादीशुदा बताया जाता है। पिछले 4 साल से दोनों का प्रेम प्रसंग भी चल रहा था, लेकिन लड़की वालों ने कहा कि वो तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अब आगे की जिंदगी शायद उसकी प्रेमी की सलाखों के पीछे गुजरेगी। यदि प्रेमिका, या कह सकते हैं दुल्हन, अगर वो सलाखों के पीछे नहीं भी गई तो शायद उससे शादी अब कौन करेगा, क्योंकि उसके माथे पर एक कत्ल का कलंक लग चुका है। वाकई अपने आप में ये बहुत सोचने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है। दोस्तों, इस पूरे जो घटना है, इस पूरी कहानी से ये तो होता ही है कि अब दूल्हा और दुल्हन इस स्टेज तक आकर के 2 दिन है शादी में, और तब भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपकी जान को खतरा हो सकता है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा जागरूक रहें, आप सचेत रहें। साथ ही साथ जिस तरीके से नेहा ने एक तरफ दुल्हन का भी रोल अदा कर रही है, एक तरफ वो प्रेमिका का भी रोल अदा कर रही है, वाकई अपने आप में 2 नाव में पैर रखकर वो जो सवारी करना चाह रही थी, वो शायद उससे काफी सारी जिंदगियां बर्बाद हो गई, काफी कुछ गलत हो गया, इतना कि एक लड़के की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और दूसरा लड़का जो प्रेमी है वो सलाखों के पीछे अब अपनी जिंदगी गुजारेगा। और नेहा की जो जिंदगी है वो कैसे कटेगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उसके ऊपर एक कत्ल का इल्जाम लग चुका है। अगर नेहा को अपने प्रेमी से ही शादी करनी थी तो क्यों अपने कोई और भी तरीका हो सकता था मना करने का, कोर्ट मैरिज कर सकती थी या जो भी, लेकिन उसके लिए एक जिंदगी को दांव पे लगाना कहां तक सही था। आप इस पूरी कहानी को सुनकर के क्या फील करते हैं? क्या आप सोचते हैं सही है, गलत है? क्राइम रिपोर्टर की कहानी आपको कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।